हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विषय समय 2 घंटे 30 मिनट कक्षा 8 पूर्णांक 90। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिया यहाँ पर भारत और यूरोप के बीच व्यापार कितने मार्गों से होता था। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको वीडियो हल सहित कराने वाला हूँ, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच व्यापार मुख्यतः सिल्क, जूट, रेशम मार्ग और समुद्री मार्गों से होता था। ठीक बच्चों, तो ये जूट दिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जूट है। आगे आइए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर और 1600 ईस्वी को हुई। आगे दिया है प्रश्न नंबर 3, भारत के चुनाव का संचालन कौन करता है। तो कौन करता है बच्चों, भारतीय चुनाव आयोग। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है। 4 में दिया है, चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति। कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। कब लागू हुआ बच्चों, 12 अक्टूबर 2005। चलिए हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 6 प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, चावल उत्पादन के लिए गर्म और आर्द्र, क्या होना चाहिए बच्चों, आर्द्र, गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे उच्च तापमान 25 सेंटीग्रेड से अधिक और उच्च वर्षा 100 सेमी से अधिक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो राज्य कपास उगाते हैं, भारत में कपास उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इतने राज्य में बच्चों कपास उगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, अमेरिका की खोज कब और किसने की। तो अमेरिका की खोज किसने की बच्चों, कोलंबस ने 1492 में की थी। कब, 1492 ईस्वी में। आगे, फरमान किसे कहते हैं बच्चों। तो चलिए आइए हम देखते हैं फरमान किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक नज़र, क्या दिया है बच्चों, फरमान एक शाही आदेश था, उद्घोषणा को कहते हैं, जो गुलाम सम्राट या किसी अन्य शासक द्वारा जारी किया जाता था। यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है ना बच्चों। आगे देखिए आप लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत की खोज कब और किसने की। तो भारत की खोज वास्को डी गामा 1498 में किया था। कब किया था बच्चों, 1498 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर पूछ रहा EVM का पूरा नाम, मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है बच्चों। तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार स्तंभ क्या है। तो लोकतंत्र का जो स्तंभ है बच्चों, समानता एवं स्वतंत्रता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू हुई थी। तो कहाँ लागू हुई थी बच्चों, चलिए हम देखते हैं रैयतवाड़ी के बारे में। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, दिया है, रैयतवाड़ी प्रथा मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और असम के कुछ हिस्सों में लागू की गई है ना बच्चों। चलिए 13 के बाद हम 14 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है। महलवाड़ी प्रथा कहाँ लागू हुई थी। तो महलवाड़ी प्रथा कहाँ लागू हुई थी बच्चों, आइए हम देखते हैं। 14 नंबर में देखो क्या दिया है,
महालवाड़ी प्रथा मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांतों, मध्य भारत और पंजाब में लागू की गई थी। कहाँ लागू की गई थी बच्चों? पंजाब में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, 14 नंबर तो हो गए बच्चों, 15 नंबर हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में अंतर। तो चलिए हम अंतर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ आपके सामने दिया गया अंतर देखो, आप लोग अंतर लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पर निर्वाह कृषि हेडिंग डालना। यह कृषि का वह प्रकार है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलें उगाता है। इसमें उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है और अधिशेष बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। तो बच्चों बस अब इसके नीचे आप व्यापारिक कृषि डालिएगा, क्योंकि अंतर पूछे तो दोनों का हेडिंग बना के आपको लिखना होगा। चलिए व्यापारिक कृषि आप लोग देखिए क्या कह रहा है। यह कृषि का वह प्रकार है जिसमें मुख्य फसलें मुख्य रूप से बाजार में बेचने और लाभ कमाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है ना बच्चों। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। चाय क्यों पहाड़ी ढालों पर ही पैदा होती है? तो चलिए हम बताते हैं बच्चों क्यों पैदा होती है चाय ढालों पर। यहाँ देखो 16 नंबर आप लोग देख लीजिए। 16 नंबर में आपका दिया गया है, चाय की खेती के लिए सुप्रवाहित ढलानदार भूमि की आवश्यकता होती है ताकि पानी जमा ना हो, क्योंकि चाय की पौधों की जड़ों में पानी का जमाव उन्हें नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है बच्चों? नुकसान। अगर जड़ में पानी जम जाता है या रुक जाता है तो नुकसान पहुंचाता है। अगला क्या कह रहा है बच्चों, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो चलिए 17 नंबर हम देखते हैं, राष्ट्रीय आय। यहाँ देखिए बच्चों, राष्ट्रीय आय आपके दिया गया है 17 नंबर में। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय एक देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का उपयोग योग है। यह किसी देश की आर्थिक गतिविधि और कल्याण का महत्वपूर्ण माप है। तो बच्चों ये 17 नंबर आपका हो गया। आइए हम 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर देखो 18 नंबर में दिया है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, ये बनाने बच्चों इसमें गलत टाइपिंग हो गया है, स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? तो चलिए हम देखते हैं 18 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 18 नंबर है। चलो 18 नंबर में, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नंबर एक में लिखिए, यह नागरिकों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चयन करने का अधिकार देता है। यह नंबर 2, यह सरकारों को जवाबदेह बनाता है। नंबर 3, यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। नंबर 4, यह राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है ना बच्चों। तो अब हम आ जाते हैं 19 प्रश्न पे। 19 में देखो बच्चों क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है, फैक्ट्री कोठी किसे कहा जाता है? फैक्ट्री या कोठी, चलिए देख लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने है बच्चों स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो दिया, ऐतिहासिक संदर्भ में फैक्ट्री या कोठी से तात्पर्य उन व्यापारिक चौकियों या गोदामों से था जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित की जाती थी। इन स्थानों पर वे अपना माल एकत्र करते थे, उसे स्टोर करते थे। यहीं से व्यापारी और एजेंट काम करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए 20 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो ये आपका 12 रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बंदोबस्त क्या था, चलिए हम दिखाते हैं अस्थाई बंदोबस्त। यहाँ पर देखो दिया 19 नंबर बच्चों आपके सामने। देखो
कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त, हेडिंग आप लोग डालिएगा अस्थाई बंदोबस्त। फिर लिखिएगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया और उन्हें सरकार को एक निश्चित राशि का भू स्वराज्य चुकाना होता था। तो भू राजस्व चुकाना होता था। यह राशि अस्थाई रूप से तय कर दी गई थी, अस्थाई रूप से तय कर दी गई थी। चलिए बच्चों थोड़ा सा और बच्चे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर कह रहा है 21, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ईस्ट इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं बच्चों इधर। इसमें देखो आपके सामने आया है जो दिया गया है ईस्ट इंडिया, तो इस पर आप लोग गौर करिए थोड़ा सा और इसे पढ़िए। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और ब्रिटिश सरकार के अधीन लाने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के ब्रिटिश सरकार को कंपनी के भारतीय शासन पर अधिक नियंत्रण प्रदान किया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 22 नंबर, आप लोग 22 नंबर देख लीजिए। कह रहा है खनिज तेल कैसे निकाला जाता है। तो खनिज तेल कैसे निकाला जाता है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहुत सिंपल है। दिया गया है खनिज तेल पेट्रोलियम को पृथ्वी की सतह के नीचे से निकाला जाता है। इसकी प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। नंबर 1, खोज और अन्वेषण, ड्रिलिंग, उत्पादन और प्रसंस्करण। तो प्रसंस्करण यहाँ तक हो गया बच्चों, खनिज तक। एक प्रश्न देखो बच्चों, इधर इतने ही थे। अब हम चलते हैं उस तरफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस तरफ। हाँ देखो बच्चों, इस तरफ दिया गया आपका कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कोयला के बारे में पूछा जा रहा है। कोयला हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है, जैसे नंबर 1, विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन में कोयला भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। और उद्योगों में ईंधन, नंबर 2 है आपका घरेलू ईंधन। नंबर 3 है रासायनिक उद्योग। नंबर 4 है इस्पात उद्योग। तो बस बच्चों ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपका कह रहा है मिलान कीजिए। तो बच्चों कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। खनिज तेल सबसे ज़्यादा असम और मुंबई हाई। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम। जल विद्युत ऊर्जा बांध और तारापुर महाराष्ट्र। नरौरा उत्तर प्रदेश। रावत भाटा राजस्थान और काकारा पारा गुजरात। तो बच्चों यहाँ तक हो गया मिलान। अब आगे आप लोग देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें, तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। भारत में वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और सूरत मुख्य प्रमुख केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे। सूरत है ना बच्चों, कपड़ों के लिए सूरत जाना जाता है। आगे दिया है व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की साझेदारी होती है। तो क्या भरोगे, साझेदारी। आगे बच्चों, भारत में सबसे पहले समुद्री व्यापार करने आए। आगे, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए बल व भेद के तरीके अपनाए। अगला दिया है बच्चों, लोकतंत्र का चौथा आवश्यक आधार स्तंभ है। तो कौन है बच्चों, मीडिया। आगे ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद दिया गया है मीडिया के बाद, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सज़ा मिलती है। किसके अनुसार बच्चों, कानून के अनुसार सज़ा मिलती है। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें आप लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हो। आगे निम्नलिखित में ये चित्र आपको भैया मानचित्र में भरना है ना बच्चों, ये आपको मानचित्र में भरना है। जैसे अरब सागर, कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी, जम्मू कश्मीर, थार मरुस्थल, इसे आपको भरना है चित्र में। तो बस पेपर आज यहीं तक थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।